नमस्कार मित्रों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी आज आपके सामने लेकर के आया हूँ इतिहास विषय। और इस इतिहास विषय को अपन भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसी के तहत देखा जाए तो सबसे पहले अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद देखा जाए तो भारत का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है। अगर इसका सामान्य परिभाषा अपने को पूछी जाए कि भाई इतिहास क्या है, तो इतिहास शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर इस शब्द को अपन तोड़ते हैं तो ये शब्द इस रूप में टूटता है, इति प्लस हास, इतिहास। अर्थात वो घटनाएं जिनका संबंध मानव से रहा है, उन घटनाओं का विधिवत रूप से अपन क्रमबद्ध रूप से अगर अध्ययन करना चाहें तो इस हेतु अपन जिस विषय का चयन करते हैं वो है इतिहास। इतिहास है, इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द काम में लिया जाता है हिस्टोरी। हिस्टोरी ये मूलतः देखा जाए तो ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के अंदर इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है और वो है स्टोरी। स्टोरी शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुनना। तो इस शब्द से अपन ये पता लगा सकते हैं कि इतिहास वास्तव में है क्या। इस सृष्टि के ऊपर मानव सभ्यता का जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिन जिन क्षेत्रों में मानव का प्रसार हुआ है, उन क्षेत्रों से विभिन्न जानकारियां संगठित करना और फिर उनको इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में उनको रखना जो अपने लिए उपयोगी हो। देखिए, इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है। बहुत सारी जानकारी इतिहास के अंदर देखें तो बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन उन घटनाओं में से केवल उन्हीं घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जो अपने लिए उपयोगी हो। क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन किया जाता है और इसे ही अपन इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक माना जाता है एक यूनानी विद्वान हुआ था जिसका नाम है हेरोडोटस। कई बार परीक्षाओं में ये सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, इतिहास का पिता किसको कहते हैं? तो इतिहास का पिता है वो हेरोडोटस को कहते हैं। तो ये तो इस शब्द का अर्थ बताया मैंने, सामान्य जानकारी बताई है। अब अपन जो पढ़ेंगे आज राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज वो टॉपिक ले रहा हूँ मैं जो भारतीय इतिहास में भी वही स्थान रखता है जो राजस्थान के इतिहास में वो स्थान रखता है। जिसके तहत पहला टॉपिक आएगा आपके गुर्जर प्रतिहार राजवंश। देखिए, ये वो टॉपिक है जिससे चाहे वो राजस्थान का तो कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, जिसके पाठ्यक्रम में राजस्थान हिस्ट्री टॉपिक है, उस परीक्षा में निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे। इसके साथ साथ भारत के इतिहास में भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अध्ययन करते हैं अपन गुर्जर प्रतिहार राजवंश। मित्रों, राजस्थान का इतिहास है वो काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है और इस चीज़ से आप सब परिचित हो। राजस्थान का इतिहास और इसी के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक अपन लेंगे आज, वो लेंगे गुर्जर प्रतिहार। 6वीं से लेकर के 12वीं सदी तक का जो कालखंड है भारतीय इतिहास में, इस कालखंड को राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? राजपूत युग के नाम से। जब अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि 6वीं शताब्दी से पहले राजस्थान के
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र है वो भारत की केंद्रीय शक्तियों के अधीन रहते। जब गुप्त राजवंश का पतन हो जाता है और उसके बाद में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी क्षीण हो जाती है, उसी समय कहते हैं कन्नौज में एक राजवंश का उदय हुआ था और वो राजवंश था पुष्यभूति राजवंश। पुष्यभूति राजवंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम है हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 648 में, तो उसके बाद में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पूर्णतः छिन्न भिन्न हो जाती है और यहाँ पर छोटे छोटे राजवंश है वो अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं उत्तर भारत में, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 3 राजवंश आते हैं। अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली जो राजवंश उभर कर सामने आया था वो था गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत के अंदर आए थे राष्ट्रकूट, और पूर्वी भारत में देखा जाए तो पूर्वी भारत में थे पाल। ये 3 शक्तियां हैं जो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन भारत की राजनीतिक शक्ति के सबसे बड़े केंद्र कन्नौज पर अधिकार को लेकर के संघर्ष करते हैं, और उसी संघर्ष को अपन त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब वापस आइए गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान में सबसे पहले जिस राजवंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, 4 राजवंश मुख्य माने जाते हैं राजपूतों के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले प्रतिहार, उसके बाद में देखा जाए तो परमार, फिर चालुक्य और उसके बाद में चहमान। इनके अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी वो थे प्रतिहार। गुजरातरा प्रदेश पर शासन करने के कारण ये क्या कहलाए, गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। गुर्जर प्रतिहारों का अध्ययन करने से पहले एक सामान्य जानकारी देखेंगे अपन, और वो है राजपूतों की उत्पत्ति या गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो मत चलते हैं वो मत क्या कहते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत देखेंगे अपन राजपूत उत्पत्ति से संबंधित सामान्य रूप से बता रहा हूँ मैं, और वैसे देखा जाए तो एक पूरी क्लास हो जाएगी इस पर। राजपूत उत्पत्ति से संबंधित मत। अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग मत प्रकट किए हैं, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो एक मत चलता है अपने राजपूत उत्पत्ति का अग्निकुंडीय सिद्धांत। सीधा सा प्रश्न आता है, राजपूत उत्पत्ति का अग्निकुंडीय सिद्धांत कहाँ मिलता है? पहला प्रश्न यही से बन जाता है। राजपूत उत्पत्ति का अग्निकुंडीय सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था चंद्रबरदाई ने। अब चंद्रबरदाई कौन था आप सब जानते हो इसके बारे में। चौहान राजवंश का अजमेर का अंतिम शासक हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। उसका घनिष्ठ मित्र था, उसका दरबारी विद्वान था, और उसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, डिंगल साहित्य में लिखा गया ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो लेखक चंद्रबरदाई। इसमें राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित एक मत दिया गया है, अग्निकुंडीय सिद्धांत। इसमें ये बात बताई गई है कि जब इस पृथ्वी पर राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का बोलबाला काफ़ी बढ़ गया था, तो उनसे परेशान होकर के ऋषि विश्वामित्र और विशिष्ट मुनि के द्वारा, देखिए दोनों ऋषियों के नाम मिलते हैं यहाँ पे। कुछ बुक हैं जिसके अंदर केवल विशिष्ट मुनि का नाम मिलता है और कुछ में विश्वामित्र का मिलता है, तो अपन दोनों को ही मान लेते हैं। इन दोनों ऋषियों के द्वारा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही के अंदर पड़ता है अपने माउंट आबू, और माउंट आबू का सबसे ऊपरी शिखर है गुरु शिखर। वहाँ पर एक यज्ञ किया जाता है
और उस यज्ञ से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति होती है। अब वो 4 राजपूत जातियां कौन सी है? तो देखिए, अग्निकुंडीय सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न 4 राजपूत जातियां। इसके अंतर्गत देखा जाए, देखिए राजपूत उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंडीय सिद्धांत देख रहे हैं अपन, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चंद्रवर्देय। चंद्रवर्देय के अनुसार ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा यज्ञ किया जाता है माउंट आबू। उस यज्ञ से उत्पन्न, अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जातियां कौन कौन सी थी? अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत जातियां। देखिए 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले आते हैं अपने प्रतिहार, उसके बाद परमार, उसके बाद चालुक्य, और उसके बाद चाहमान। वर्तमान में अपन इनके लिए एक शब्द काम में लेते हैं और वो है चौहान। मूलतः ये चाहमान थे और अभी कहलाते हैं चौहान। चालुक्यों के लिए भी कहीं जगह अपने को एक शब्द मिलता है सोलंकी। चंद्रवर्देय के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर किए गए यज्ञ से 4 व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बढ़ते हैं। पहला तो सीधा सा प्रश्न यही आ जाता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जातियां कौन सी है? तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान। चालुक्य की जगह अपने को शब्द मिल सकता है सोलंकी, और चाहमान की जगह अपने को शब्द मिल सकता है चौहान। अब अगला जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है? अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जातियों में सबसे शक्तिशाली कौन हुए? सबसे शक्तिशाली कौन हुए? तो सीधी सी बात है भाई, सबसे शक्तिशाली कौन हुए? सीधा सा ध्यान जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ। जबकि इन 4 राजपूत जातियों में सबसे शक्तिशाली वो होते हैं जिन्होंने सबसे पहले सत्ता स्थापित की। और राजस्थान में तो सबसे पहले सत्ता स्थापित किसके द्वारा की गई थी? प्रतिहारों के द्वारा। इतिहासकार हुआ है आर.सी. मजूमदार। उसने एक कथन कहा है कि 6वीं से लेकर के 12वीं सदी तक उत्तर पश्चिमी भारत की सीमा के सुरक्षा प्रहरी या द्वारपाल के रूप में जिस राजपूत जाति ने कार्य किया है वो है प्रतिहार। सबसे शक्तिशाली कौन हुए? प्रतिहार। ध्यान रखें, अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जातियों में सबसे शक्तिशाली जाति है वो कौन सी हुई? प्रतिहार। अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है अपने कि अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जातियों में सबसे अंत में किस जाति की उत्पत्ति होती है? मूलतः ये एक व्यक्ति थे, इन्हीं व्यक्तियों से ये वंश चले थे। तो सबसे बाद में उत्पत्ति किसकी हुई थी? चाहमान की। ये मत मिलता है अपने को पृथ्वीराज रासो। इस मत का समर्थन और किसने किया है? तो इस मत के समर्थक अग्निकुंडीय सिद्धांत है, इसके समर्थक कौन कौन है? देने वाला था चंद्रवर्देय, और समर्थक मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी 2 ग्रंथ लिखे थे इसने, नैणसी ख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मोहनोत नैणसी ने अपने ग्रंथ में राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। सीधा सा प्रश्न आता है परीक्षाओं में, नैणसी के अनुसार राजपूतों की कितनी शाखाएं थी? तो नैणसी के अनुसार राजपूतों की बताई जाती है 36 शाखाएं। उसी प्रकार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है मोहनोत नैणसी ने। मोहनोत नैणसी है वो चंद्रवर्देय द्वारा दिए गए अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करता है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण,
सूर्यमल मिश्रण ने ग्रंथ लिखा था वंश भास्कर। इस ग्रंथ में इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत अग्निकुंडीय सिद्धांत का समर्थन किया है। तो अब ध्यान रखें ये चीज़, क्योंकि प्रश्न आए निम्न में से कौन राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंडीय सिद्धांत का समर्थन करता है, तो आप वहाँ ढूंढते रह जाओ चंद्रवरदेई, और वहाँ चंद्रवरदेई नहीं मिले तो वहाँ ध्यान रखें, वहाँ मिलेगा आपको या तो मूणोत नैणसी और या मिलेगा आपको सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण है वो बूंदी के कवि, बूंदी के राजा राम सिंह द्वितीय का दरबारी विद्वान रहा था, ध्यान रखें। और कहा जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, वो उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था इसने। जबकि मूणोत नैणसी है वो मारवाड़ के राठौड़ राजा जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी विद्वान रहा था, और इसके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे, नैणसी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंडीय सिद्धांत हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। देखिए अब आगे देखते हैं अपन राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अन्य मत कौन से हैं। राजपूत उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। थोड़ा मैं स्टार्ट से ले रहा हूं ताकि गुर्जर प्रतिहार अपने आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद देखा जाए तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत अग्निकुंडीय सिद्धांत देख लिया था अपन ने। अब देखिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जितने भी राजवंशों ने शासन किया है राजस्थान में, उन्होंने अपना साम्य है या तो सूर्यवंशी बताया अपने आप को और या बताया अपने आप को चंद्रवंशी। किस प्रकार से निर्धारण होता है तो ध्यान रखें, एक सामान्य धारणा है, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। जिस राजपूत राजवंश ने अपने आप को राम और राम के भाई हुए थे लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण का वंशज बताया, राम और लक्ष्मण का क्या बताया, वंशज। जो राजपूत अपने आप को राम और लक्ष्मण का वंशज बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूर्यवंशी। अब चाहे इसमें गुज्जर प्रतिहारों को ले लो आप, चाहे चौहानों को ले लो, और चाहे ले लो आप मेवाड़ का गुहिल राजवंश। राजस्थान में जितने भी राजवंश हुए हैं उनमें से केवल 2 राजवंश है जिन्होंने अपने आप को चंद्रवंशी बताया है, और वो है आपके जैसलमेर का भाटी राजवंश और करौली का यादव राजवंश। किस प्रकार से बताया तो देखिए, जो राजपूत राजवंश अपना साम्य कृष्ण या अर्जुन से करता है, कृष्ण या अर्जुन से अपना साम्य करता है, वो क्या कहलाते हैं, चंद्रवंशी। थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन इसको अपने को शॉर्ट में पढ़ना है कि जो राजवंश अपने आप को राम या लक्ष्मण का वंशज बताते हैं वो कहलाते हैं सूर्यवंशी, और जो अपने आप को कृष्ण और अर्जुन का वंशज बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, चंद्रवंशी। राजस्थान के अधिकांश राजवंश है वो सूर्यवंशी हुए, केवल 2 ही राजवंश है जो क्या कहलाए थे, चंद्रवंशी। और वो 2 राजवंश कौन कौन से थे राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान में 2 राजवंश हुए थे जो चंद्रवंशी है। एक तो है जैसलमेर का भाटी राजवंश, जैसलमेर का भाटी, जिन्हें उत्तर भट्ट की वाड़ के नाम से जाना जाता है। भाटी राजा बभूत के द्वारा बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। भाटियों के द्वारा मरु प्रदेश पर शासन किया गया था और
इस राजवंश के जो शासक है वो अपने आप को क्या मानते हैं? चंद्रवंशी। इसके अलावा करौली का यादव राजवंश, करौली का यादव राजवंश, ये चंद्रवंशी है। जो अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जातियां थी उनमें गुज्जर प्रतिहार सूर्यवंशी है, चहामान सूर्यवंशी है, उसके अंदर परमार सूर्यवंशी है, चालुक्य चंद्रवंशी है। ध्यान रखना, चालुक्य क्या है? चंद्रवंशी। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत देख रहे हैं जिसके अंतर्गत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, राम और लक्ष्मण के वंशज सूर्यवंशी और कृष्ण व अर्जुन के वंशज है वो क्या कहलाते हैं? चंद्रवंशी। इस प्रकार के मत भी प्रकट किए गए। अब राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित एक और सिद्धांत देखते हैं अपन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सामान्य जानकारी है, याद रखना इसको, ताकि अपने ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कैसे लगता है। देखिए, अगला सिद्धांत अपन देखते हैं तो वो है आपके ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों को ब्राह्मण माना गया। किन्होंने बताया? देखिए, इसके साक्ष्य भी मिले अपने को। चौहान आपने पढ़े हो तो बिजोलिया शिलालेख देखा था। बिजोलिया शिलालेख में चौहान शासक वासुदेव को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौहान राजवंश का संस्थापक मानते हैं अपन वासुदेव को, और इसको क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। उसी प्रकार कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, उसके अंदर मेवाड़ के गुहिल राजवंश को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई? ब्राह्मणों से हुई। कौन मानता है? कौन से विद्वान है जो ये कह रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो किनसे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो एक विद्वान हुआ है सीवी वेद। ब्राह्मण उत्पत्ति का एक विदेशी सिद्धांत भी दिया है डी.आर. भंडारकर ने। सीवी वेद, इसने राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से मानी। राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण किस विद्वान के द्वारा बताया गया? तो राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण बताया गया है डी.आर. भंडारकर के द्वारा। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है, किस विद्वान ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताया? तो वो है डी.आर. भंडारकर। ठीक है। इसके बाद राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है और यहाँ से प्रश्न आया है, बार बार पूछा जा रहा है, राजपूत उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य मत किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो राजपूत उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य मत है वो राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, पितामह कहते हैं अपन कर्नल जेम्स टोड को। और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो राजस्थान का इतिहास लिखा गया उसका हिंदी में अनुवाद किया था सिरोही के एक विद्वान हुए थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जी.एच. ओझा के द्वारा राजपूतों को बताया गया है वैदिक क्षत्रियों की संतान। किसकी संतान? वैदिक क्षत्रियों की संतान है वो राजपूतों को बताया गया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा के। अब एक मत और बचता है अपने, और वो है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विदेशी सिद्धांत। विदेशी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विदेशी सिद्धांत है वो दिया गया है, अभी मैंने चर्चा की थी, कर्नल टोड। देखिए, बहुत सारे विद्वान हैं जो राजपूतों को विदेशी मानते हैं। कारण भी ये बहुत सारे, क्योंकि लगभग 150
ईस्वी के आसपास में भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से विभिन्न जातियां आकर के बस गई थी, जिसके अंतर्गत शक, सीथियन, हूण, ये वो जातियां हैं जो उत्तर पश्चिमी भारत में आकर के बस जाती है। स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से कुछ लोग कुछ वापस भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो यहीं पर बस जाते हैं और यहीं के लोगों का जो सामाजिक रहन सहन है वो ग्रहण कर लेते हैं और बाद में कुशल नेतृत्व क्षमता होने की वजह से वो यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करते हैं। तो इस प्रकार के मत दिए गए हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाए तो आज है आपके अभी विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत किसने दिया? कर्नल टोड। कर्नल टोड के अनुसार राजपूत माने जाते हैं। कर्नल टोड ने राजपूतों को माना है सक्सीथियन। सीधा सा प्रश्न आता है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। कर्नल टोड के अनुसार राजपूत माने जाते हैं विदेशी। कौन से विदेशी? सक्सीथियन माने जाते हैं। उसी प्रकार एक विद्वान हुआ है वीए स्मिथ। वीए स्मिथ ने राजपूतों को माना है हूणों की संतान। किसकी संतान बताया है? हूणों की संतान। तो ये वो मत है जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए। और भी मत है जिनके बारे में अपन आगे जैसे जिस प्रकार अपन राजवंश पढ़ते जाएंगे उनके बारे में अध्ययन करते जाएंगे। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश। देखिए, राजपूत उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत देखे थे अपन ने। कल अपन या आने वाले जो भी वीडियो होगा उसके अंदर अपन एक टॉपिक लेंगे और वो रहेगा अपने गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, किन क्षेत्रों पर इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी, इनका मूल पुरुष कौन था, कितनी शाखाएं थे इनकी और कहाँ कहाँ इनकी राजधानियाँ बनी थी, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन उस वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।